हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 9 अगस्त को पूछा गया शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 21 होगा। इसके पहले हम लोग 20 सेट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रहा होगा। आपका फीडबैक बहुत अच्छा है, हमने देखा है, हमने कमेंट पढ़ा है आपका। ठीक है, तो बहुत जल्द हम लोग एक Q&A सेशन करेंगे जिसमें क्वेश्चन आपके होंगे और हम आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे अपने एंड पे, जो भी मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे मैथमेटिक्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से पहला सवाल शुरू होता है क्वांट एप्टीट्यूड का। ठीक है, पहला सवाल ये बोलता है कि यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। यदि 7 से 9n को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये सवाल बहुत ही आसान होता है। आप क्या करो, अगर 7 से अगर n को डिवाइड करते हैं, ठीक है, और यहाँ तुम्हारे पास कह रहा है कि 9 इंटू n, यानी कि जो शेषफल बचेगा 2, उस 2 को 9 से गुना कर दो, बन जाएगा 18। इस 18 में इस 7 से तुम डिवीजन करो, जो रिमाइंडर आएगा और वही इस सवाल का आंसर तुम्हारा हो जाएगा। तो पहला सवाल बेहद ही आसान से हम लोगों ने शुरुआत किया है। नंबर 2 पे चलते हैं। अनिल जो है कार से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वो 35% की दूरी 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 40% की दूरी जो है इतने के स्पीड से, और बाकी जो बचता है दूरी वो इतने के स्पीड से अगर तय करता है, तो उसकी एवरेज चाल निकालनी होती है। जब डिस्टेंस अलग अलग होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अलग अलग स्पीड वाले केस में क्या करते हैं कि एपीजे स्पीड जो होता है वो हम लगाते हैं कि क्या लगाते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ तुम खुद ही देखो, 35%, 40% यानी 75% हो गया, एक और बचेगा जो कि 25% हम यहाँ पे कह सकते हैं मेरे भाई। अगर हम एक डिस्टेंस को मान के चले ऐसा, अगर डिस्टेंस हम मान के चले तो आप देखेंगे 35%, 40% और 25%, यानी 35 को हम लिख सकते हैं 7x, ठीक है, 40 का मतलब हो गया 8x, और बच गया 25 यानी कि 5x। ये हम डिस्टेंस को डिवाइड कर देते ताकि थोड़ा मुझे आसानी हो जाए। परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर दिया रेशियो में। अभी जो स्पीड है इसको तय करता है 70 के स्पीड से, इसको तय करता है मेरे भाई 80 के स्पीड से, और ये तय करता है भैया 50 के स्पीड से। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 7, 8, 15, 5, 20 इंटू एक्स। अगर टाइम निकालना पड़े तो हम बोलेंगे 7x बटा 70 प्लस 8x बटा 80 प्लस 5x बटा 50। देख रहे हैं कितना आसान है। यहाँ से हमने x को कॉमन निकाला और ऊपर से काट दिया। अब ये 5 देखो पूरा पूरा 1/10, 1/10 और 1/10, यानी कि बन जाएगा नीचे 3/10, यानी कि 10 जाएगा ऊपर और 3 बन जाएगा नीचे, यानी कि 66 2/3 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का एवरेज स्पीड आपको देखने को मिल रहा है। तो आसान सवाल था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसे आसान सवालों को आप छोड़ के नहीं आए, ठीक है, इसको बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। ठीक है, आसान सवाल अगर आप छोड़ेंगे तो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सवाल हर कोई करके आता है, आप छोड़ के आएंगे तो फिर आपका रैंक बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं। यदि शिक्षक का वेतन और किराया मिलाकर के व्यय 45 लाख है, ठीक है, तो शिक्षक का वेतन कहाँ दिखा रहा है बताओ। टीचर सैलरी जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो टीचर की सैलरी जो है वो येलो वाला केस है, यानी कि 25% की यहाँ बात कर रहा है। और किराया यानी कि जो रेंट है फर्स्ट वाला, ये कितना है, 13% है। कितना है, मुझे जरा दिख कम रहा है, आपको भी कम दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा धुंधला है। तो मान लिया हमने अगर 13% है, तो जो भी होगा आप यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हैं कि अगर ये 13 हुआ तो 13 प्लस 25 यानी कि 38% का जो वैल्यू है वो 45 है। तो आपको निकालना है बचत, यानी कि सेविंग कितना है, तो आप बोलेंगे 12%। तो 12% आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सवाल बेहद ही आसान होगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है और वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। जो ब्याज है वो धनराशि का 1/4, धनराशि को मान लिया हमने 4x, तो ब्याज कितना हो जाएगा x, यानी कि x इज इक्वल टू p गुना r गुना t। अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्षों की संख्या की 4 गुना, अगर हम टाइम को t मान लें तो रेट कितना हो जाएगा, 4 इंटू टी बटा 100। सही है ना मेरे भाई। अब यहाँ देखो x से तुम्हारा x कट जाएगा 4 से 25 बार में, यानी कि t की वैल्यू आ चुकी है 5। अगर t 5 है तो r कितना हो जाएगा, 5 चौका 20%। बोलिए सही है ना। अगर ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्षों के लिए 3600 रुपया पर ब्याज कितना होगा आपको बताना। अब तो ये आसान हो गया, अगर रेट पहले 20 था अब कितना हो जाएगा 22%।
बोलिए ना 22%, तो आप निकाल दीजिए 3600 रुपया। साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है और वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। ठीक है मेरे भाई, वर्षों की संख्या की 4 गुना है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 20 को बढ़ा दिया हमने और 22 कर दिया, तो 6 वर्षों के लिए ब्याज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर 22% ब्याज हो गया तो 6 वर्षों में कितना हो जाएगा, 132%। और 132% जो होगा इस 3600 का 3600 से ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ जो आंसर है वो सारा का सारा 3600 से कम है। तो ये सवाल में मिस्टेक है, फिर हमने कुछ मिस्टेक करी है। आइए जरा देखते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत है। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है, बिल्कुल ठीक है। हमने 4x मान लिया, इसको x मान लिया 1/4। और वार्षिक जो ब्याज दर होगा, वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुना है। वर्षों की संख्या मान लिया हमने t था, तो दर कितना हो जाएगा 4 इंटू टी, यानी कि हमने मान लिया। अच्छा, हमने एक मिस्टेक करी है छोटी सी, आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिख गया होगा अब। ठीक है, हमने यहाँ पे इस 4 को देखा नहीं, इस 4 को हमने देखा ही नहीं। अब जरा देखो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2। समझ गए, क्योंकि 4 का अंडर रूट नीचे आएगा तो कितना बनेगा 2, यानी कि इतना ईयर हो गया। तब यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 4, यानी कि 10%। अब सही होगा, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यानी ये 22 नहीं बल्कि 12% है, और ये 132 नहीं बल्कि तुम्हारा 72% है, बल्कि तुम्हारा 72% है। तो कभी कोई होता है आंखों से उतर जाती है कोई चीज़ें। ठीक है, आसान सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम 3600 का निकालोगे 72%, आओ जरा गुना करें, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, 72 गुना 36, तो 36 गुना 72 कैरी 7, 36 गुना 7 करो यानी कि 21, यानी कि 210, और पहले 252 और 7 259। इतना रुपये तुमको ब्याज जो है वो पे करना पड़ेगा। तो सवाल मुश्किल नहीं है, आसान ही है। आगे बढ़ते हैं, मॉडरेट लेवल के सवाल इसको मान के चलेंगे। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, या फिर इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो। ठीक है, आसान है कि आप ये लगा लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ देखिए 5 साइन और ये हो जाएगा 4 साइन, घटाएंगे तो कितना बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा 4 कॉस, ये बन जाएगा 5 कॉस, जोड़ेंगे तो बन जाएगा 9 कॉस थीटा। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि जो tan की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 9 के बराबर। tan की वैल्यू आ चुकी है 9 के बराबर। अब तुम्हें एक चीज़ मालूम है कि ये जो वैल्यू होता है वो होता है 1/cot² थीटा अपॉन 2 माइनस, इसको बोल सकते हैं 1 प्लस cot² थीटा। अगर tan तुम्हारा 9 है तो cot कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 1/9। अब इस वैल्यू को यहाँ पटक दीजिए, 1 प्लस 1/9 का स्क्वायर यानी कि बन जाएगा 81 बटा, अगर मैं इसको पहले घटा दूं तो कितना बन जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि बन जाएगा भैया 1, और ये बन जाएगा -1/81, -1/81। ठीक है, अब देखो 81 प्लस 1 ये बन जाएगा आपका 82 बटा 81, और ये बन जाएगा आपका 80। 81 कट जाएगा, तो अगर आप देखेंगे इसको काटेंगे तो बन जाएगा 41/40, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। मान लिया कि ए ने 100 रुपया कमाया, ठीक है, तो 68 रुपये खर्च कर दिया, यानी कि 32 रुपये क्या किया उसने सेविंग किया। 32 रुपये का क्या भैया सेविंग किया उसने। अगर आय में 25% की वृद्धि हो जाती, 125 हो जाती है, और बचत में 15% की वृद्धि यानी कि 3.2 और 1.6 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4.8। इतना वृद्धि मतलब हो गया 36.8 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा बताइए। तो अगर 25 कम किया तो 100 बन जाएगा, यानी कि 11.8 और कम करना है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये तुम्हारा 88.2, 88.2 होगा डिफरेंस। क्या मैंने सही बोला है, सही किया ना मैंने, बिल्कुल ठीक। आपसे ये पूछ रहा है कि मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे तुम खुद ही देखो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो आप बोलेंगे 20.2 का वृद्धि हुआ है आउट ऑफ 68, इंटू कर लो 100%। सही है, सही है भैया। यहाँ डेसिमल को हटाया हमने तो 1 जीरो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 4 से
नहीं कटेगा, लेकिन 2 से काट लेंगे 34, ये 2 से कट जाएगा भैया 5 बार में। 17 ये 2 से कटेगा 101 बार में, यानी कि आप देखेंगे 505/17। 17 तिया 51, दूना 34, ठीक है 34, 165, 17 90, 153, बच गया 12/17%, और ये इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 3 चूज करा है, पता नहीं क्या सोच के चूज करा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक टेबल फैन का अंकित मूल्य जो है वो इतना रुपया है, 15% डिस्काउंट दिया तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अरे भैया ये तुमको मजाक बना के रख दिया सवाल, बोलिए क्या आप नहीं कर पाएंगे क्या? 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 इंटू 5, 17 हमने कॉमन निकाल लिया, ये गुना करने का तरीका हो गया। अब ये अगर 300 रुपया होता तो 300 पचे 1500 होता, लेकिन 11 कम है तो 11 पचे 55 कम कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा 1445। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन सीखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसके किसके बराबर है, तो इसका बेस्ट मेथड ये है कि आप एक्स वाई का वैल्यू पटक दीजिए, आप एक्स वाई का वैल्यू पटक दीजिए, ठीक है। बाकी आप कॉमन निकालेंगे टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे वैल्यू को पटक दीजिए। मान लिया हमने x की वैल्यू को 0 रखा, मान लिया हमने कि x को 0 कर दिया यहाँ पे, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 सब 0 कर दिया हम। अभी देखो y-3 और ये है -y+3, ठीक है, एक ये बच गया हमारे पास, ये पूरा 0 हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हम y को 0 करते हैं, लेट से थोड़ा देर के लिए, अगर हम y को 0 करते हैं तो क्या मेरा काम हो पाएगा? अगर हम y को भी 0 कर दे मेरे भाई, तो देखना जरा, ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर क्या होना चाहिए? -9। तो ये भी 0 ये भी 0, -3 और +3, यानी कि ये बन जाएगा हमारा -9, ये आंसर हमारा हो सकता है। ये भी देखो 0 और 0, यानी कि -3 +3 यानी कि -9, ये भी हमारा आंसर आपको दे रहा है। ये अगर 0 किया तो 3 का स्क्वायर 9, ये तुम्हारा 9 आंसर दे रहा है, और ये भी तुम्हारा 9 आंसर देगा। तो मुझे एक बात तो क्लियर है मेरे भैया, कि ये दोनों जो आंसर है वो नहीं हो सकता, ये दोनों जो है वो आंसर तो नहीं हो सकता। क्लियर है? या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। बोलिए क्या मैंने सही बोला? तो x को हम 0 रखे रहते हैं, और y को हम कुछ और वैल्यू पटक के चेक कर लेते हैं। मान लें y को हमने 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस पहले से +6 और -9, आप जरा चेक कर लें, तो ये बन जाएगा 6 - 10, यानी कि आंसर चाहिए हमको -4 के रूप में हमको आंसर चाहिए। यहाँ y 1 रखा -3, यानी कि बन जाएगा -2, ठीक है। -1 +3 यानी कि 2, आंसर कितना आ गया? -4। ये हमारा आंसर तो हो सकता है। इसको हम चेक करेंगे तो -1 और -3 यानी कि बन जाएगा -4, गुणा करो -1 और 3 यानी कि 2, ये कितना आ रहा है आंसर? -8। हमको आंसरवा चाहिए -4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है। तो ये तुम्हारे सवाल का आंसर तुम्हारा हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग इस सवाल के लिए बेस्ट तरीका है। तोड़ने बैठेंगे, फैक्टराइज करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, दिमाग में नहीं आएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। एग्जाम हॉल में सब कुछ टाइम का खेल है, आपने किस तरीके से पढ़ा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम हॉल में जो तरीका पहले दिमाग में आए, हिट करे, उससे आप करिए और निकल जाइए। टाइम वेस्ट करना आपके लिए बहुत घातक साबित होगा। यहाँ ये x की वैल्यू दे रखी है कि -√6 माइनस जो भी है, ठीक है। तो आपको निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि अगर मैं x जो भी है, मतलब x की जो वैल्यू है वो √6 - 1 की पावर 1/3 है, मतलब क्यूबिक रूट में है। तो अगर मैं यहाँ से x³ निकालूं तो आप बोलेंगे 1/3 हट जाएगा, यानी कि बन जाएगा √6 - 1। बोलिए, अगर मैं यहाँ से इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा तो आप बोलेंगे x³ माइनस 1/x³ माइनस 3ab, यानी कि 3x इंटू 1/x कट जाएगा, और a माइनस b, ठीक है, और +3 इंटू x माइनस 1/x। अब तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा कि ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा, आंसर हमको मिलेगा x³ माइनस 1/x³। x³ का वैल्यू है कितना? आप बोलेंगे √6 - 1, √6 - 1, 1/x³ निकालेंगे कितना हो जाएगा? 1/√6 - 1, ठीक है भैया। अब यहाँ हम करते हैं फैक्टराइजेशन, तो √6 + 1 और √6 + 1, ठीक है। √6 - 1 माइनस, यहाँ अगर आप देखेंगे मैंने √6 + 1 बटा 6 - 1 यानी कि 5, 6 - 1 यानी कि 5, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो इस पूरे 5 से गुणा करो, यानी कि 5 √6 और -√6 यानी कि 4 √6, ठीक है।
ये बनेगा -5 और ये बनेगा आपका -1 यानी कि -6, यानी कि -6 और नीचे बन जाएगा आपका 5 और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जो सवाल देखने में बहुत घातक लग रहा था वो कितना आसान था आपने देखा होगा। तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा ताकि आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे आते हैं। आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर जो है वो एबीसी के जो है सिमिलर ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल क्या है तो आप बोलेंगे सिमिलर है। एबीसी के परिमाप पीक्यूआर के परिमाप का अनुपात 36 और 23 है। तो क्यूआर अगर 3.8 है तो बीसी की लंबाई निकालनी है। क्यूआर किस में आता है, पीक्यूआर में, यानी कि वो 23 के बराबर है। तो 3.8 की तुलना करना है 23 से, आपको निकालना है भैया 36, आपको निकालना है भैया 36। तो बेहद ही घटिया किस्म का सवाल अगर आप देखेंगे, कटेगा 19 बार में, कट जाए 115 बार में। अब 115 आप देखेंगे ऑप्शन नंबर या तो 1 में है या फिर 4 में है, तो इन दोनों को हम काट के हटाएंगे, इन दोनों को हम काट के हटाएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना आप, 19 छक कितना होता है 114, 11 कैरी हो गया, 57 11 कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे 68/115। अब तुम खुद ही देखो, 115 को हम 5 से गुना करेंगे तो 575 और ये उससे भी ज्यादा है, तो आंसर जो होगा वो 5 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 5 जो है पूर्ण इंटीजर में आएगा। यहाँ देखो 3 है पूर्ण इंटीजर में, यहाँ है 5, टिक लगाओ भागो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, गुणा भाग करोगे गलतियां हो जाएंगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसी को बचाना है। tan a की वैल्यू 1/2, tan b की वैल्यू अगर ये है तो आपको tan a प्लस बी निकालना है। बचपन से आपने सीखा होगा फॉर्मूला, जब से आपने एसएससी में कदम रखा कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, पढ़ा आपने। अब ये तो वैल्यू पटकना है आपको। tan a का मतलब हो गया 1/2, ठीक है, 1/3। हम आपको एक चीज बताएंगे कि जब भी 1/2 और 1/3 रहता है तो a प्लस बी की वैल्यू हमेशा 45 आता है, याद रखना। 10 वाले केस में कितना बार सवाल पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का कितना बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। तो 1 माइनस 1/6 कर देंगे, बताइए। अगर हम गुणा करते हैं तो 3 2 5/6, 6 कट जाएगा, बोलिए ना। और ये 6 माइनस 1 5/6 यानी कि 5 5 कट के हमारा 1 आएगा। और ये पॉसिबल तभी होता है जब a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं, 12 पे आता। एक वृत्त की जीवाएं हैं ए बी और सी डी, वृत्त के अंदर एक बिंदु एफ पर जो है प्रतिच्छेद करती है। हम जरा थोड़ा देर के लिए ऑटोमेटिक शेप को ऑन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सर्कल बनाने में मुझे फायदा मिले, ठीक है, और बढ़िया बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है कि ए बी और सी डी वृत्त के अंदर एफ पर जो है प्रतिच्छेद करती है। मान लिया हमने एक जीवा को निर्माण किया, एक कोड यहाँ, एक कोड ऐसे बना दिया। मान लो ये तुम्हारा ए बी है, ये तुम्हारा सी डी है, बिंदु एफ पर जो है वो क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। आपसे कह रहा है कि ए एफ की लंबाई कितनी है, 2.4, ये जो है वो 2.4 है। 1.8 है बी एफ, सी डी की लंबाई पूरी जो है 5.7 है। आपको निकालना है कि बड़े रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। बड़ा रेखाखंड मुझे नहीं पता कौन सा होगा, मान लिया कि वो हमने x के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 5.7 माइनस x। अब ये सवाल थोड़ा लेंदी होने की पूरी संभावना मुझे लग रही है, बट अगर मैं एक काम करूँ ना तो आपकी कहानी बहुत ही आसान हो जाएगी। और मैं ये कहने वाला हूँ कि जो पॉइंट वाला केस है ना, इस पॉइंट को तुम भूल जाओ, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे तो एक पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है। और यहाँ तुम अगर आंसर भी देखोगे तो आंसर भी जो है वो एक डिजिट के बाद पॉइंट आपको दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट को हम भूल जाते हैं। तो आप अगर देखेंगे कि 24 इंटू 18 इज इक्वल टू एक्स इंटू 57 माइनस एक्स, हमने पॉइंट को भूल गया। ठीक है भैया, हम क्या किए, पॉइंट को भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें हम देखेंगे तो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है तो माइनस में 57 इंटू एक्स, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस कितना, तो आप अगर देखेंगे कि 24 गुना 18 को मुझे तोड़ना है ताकि ये बने, पहले हम गुना कर लेते हैं। 18 चौक 72, कैरी 7, 36 और 7 कितना होता है, बोलेंगे 432 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक। अब यहाँ मुझे तोड़ना है ताकि ये मेरा काम हो पाए। मुझे एक चीज दिख रहा है कि 8 गुना 9 यानी कि 72। मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट में 2 है, लास्ट में यहाँ पे 2 है। मुझे एक चीज दिख रहा है कि कहीं ये 48 इंटू 9 तो नहीं है, कहीं ये 48 इंटू 9 तो नहीं है। 9 8 72, 7 चौका 36, 7 43,
सेटिस्फाइड हो गया, मतलब मुझे एक चीज़ दिख गया। ये चीज़ आपके सामने तभी आती है जब आपने प्रैक्टिस बहुत सारा किया हो। ये बन जाएगा 48 इंटू एक्स और माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 432 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी 48 और 9। आपसे कह रहा है कि बड़े वाले रेखाखंड की लंबाई क्या होगी, तो एक हमारा रेखाखंड 48, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 9, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 48 सेंटीमीटर, और ये इस सवाल का आंसर हो जाए। समझ गए, आसान सवाल था। 48 हमने हमारा आंसर आया और हमने एक पॉइंट कम लिया था, यानी कि 4.8 इस सवाल का आंसर तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम पॉइंट मान के चलोगे बहुत लेंदी होगा, बहुत गंदा सॉल्यूशन जाएगा, ये बात तुम भी जानते हो और हम भी जानते हो। ठीक है, इसको आप मार्क कर लो, ऑल बिकॉज ऑफ कि हमने पॉइंट को किस तरीके से अपने दिमाग में रख के इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, 23 रुपये, 14 रुपया, 25% का लाभ कमा रहा है 20 रुपये बेच के, यानी कि असल में 16 में बेचा होगा। बताइए सही किया ना हमने? तो 2:7, ये तो छोटा बच्चा भी कर देगा जो एसएससी में कदम रखा है। ठीक है, 19 से लेकर 22 तक किस वातित पेय के निर्माण संख्या सबसे अधिक थी? 19 से लेकर 22 तक किसकी सबसे अधिक वातित पेय की संख्या थी? ठीक है, तो यहाँ पे तुम एक काम कर सकते हो, सबको जोड़ लो, जो सबसे अधिक होगा उस ईयर का हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं। या फिर सॉरी, ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसे नहीं बल्कि ऐसे जोड़ना है कि ए है कि बी है, सी की डी, किसमें सबसे अधिक आपको वातित पेय निर्माण हुआ है। तो बेहद ही घटिया सवाल, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हम। 15 के 1/3 यानी कि 5, 25 का 1/5 यानी कि 20, ठीक है, 35 का 3/7 यानी कि 15, चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, यानी कि हमने मान लिया वो x के बराबर है। अब ये देखो भैया 1:4 का रेशियो है, तो हमको यहाँ 1:4 करने के लिए 60 हमारा आंसर हो जाएगा। है ना आसान सवाल, तरीका है ना बढ़िया। एक व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को 5% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 10% लाभ पे सेल किया होता तो 75 रुपया अधिक मिलते, उसको 175 एक्स्ट्रा मिलते। यानी कि ये 5% का वैल्यू है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 175 जो है वो 5% की वैल्यू है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? अब यहाँ विक्रय मूल्य तुम्हारा ये 105 वाला पूछ रहा है, 110 वाला पूछ रहा है, मुझे नहीं पता, पहले इसमें बेच दिया है, तो सवाल ये कहीं ना कहीं आपको सिर्फ 5% वाला ही पूछ रहा होगा। नहीं, आंसर निकालना है 105 का। 5 से काट लो 35 बार में, 35 से अगर 100 से गुना करते तो 3500 होता, और 35 पचे 175 यानी कि 3675 इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। तो गुना करना भी आपको सीखना चाहिए। एक व्यापारी अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और ग्राहकों को उनके बिल पर 12% की छूट देता है, तो कितना लाभ होता है? 100 रुपया की वस्तु को 125 मार्क कर दिया और 12% का डिस्काउंट दिया, तो 10% 12.5, 1% 1.25, तो 12.5 और 2.5 कितना हो जाएगा? 15 कम किया तो सेलिंग कितना हो जाएगा? 110। कितने का प्रॉफिट? तो आप बोलेंगे 10%। आप बोलेंगे भैया 10%। ठोस गोले का आयतन भैया 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये देखिए 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 4500 पाई। यहाँ से पाई पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 4 से काटने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 25 बार। अब आर क्यू की वैल्यू आपको यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। क्या क्या? 45 इंटू 25, तो 3 यहाँ से निकाल लो और यहाँ से आप 9 निकालो, तो 9 का मतलब 3 इंटू 3, 5 बच गया तो इधर भेज दो, यानी 125। बोलिए, यानी आर की वैल्यू 3 में से 1 बाहर और 3 में से 1 बाहर, यानी कि आर की वैल्यू आ चुकी है 15 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि पृष्ठीय एरिया क्या होगा, यानी कि 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। आंसर जो है वो पाई में है, तो हम पाई को वैल्यू पटकेंगे नहीं, आर का स्क्वायर कर दो, 225 गुना 9 यानी कि 900 पाई। इस सवाल का आंसर तुम्हारा हो जाएगा। बेहद ही आसान लेवल के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं इस शिफ्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19 पे आते हैं। एक्स किसी काम को 14 डेज में कर सकता है, जबकि वाई उसी काम को 28 दिन में कर सकता है। जेड उसी काम को भैया 42 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर कितने वक्त लगाएंगे? इस सवाल तो आप चुटकी में कर सकते हैं।
तीनों का एलसीएम हो जाएगा 84। अगर हम कार्य क्षमता की बात करें, इफिशियंसी कितनी होगी, 6 3 2, तीनों को जोड़ दो यानी कि 11, है ना। 11 सते 77, यानी कि 7 बचेगा ऊपर और 11 नीचे, 7 7 11। ठीक है। 16 से लेके 17 तक गंभीर दुर्घटनाओं में कितने % कमी आई है, तो 50 से 30 हो गया, तो आप बोलेंगे 20 कम हो गया आउट ऑफ 50, यानी कि 40% क्या हो गया, कमी आई है। 40% मेरे भाई कमी आई है। आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल पीक्यू और कोण क्यू पे समकोण है। मान लिया हमने ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ठीक है। इसको जरा और बढ़िया से करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे अगर हम पी क्यू आर की बात करें तो क्यू पे क्या हो गया भैया, समकोण हो गया, ठीक है। पी क्यू तुम्हारा 12 है, पी आर तुम्हारा 13 है, तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारा 5 हो जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस। tan p प्लस कॉट आर, tan p और कॉट आर यानी कि 5/12 और r का मतलब 5/12, बोलिए ना, यानी कि 5 5 10/12। इस सवाल का तुम्हारा आंसर आपका हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास, क्या पूछ रहे हो तुम। ये देखो भाई, छोड़ा ही नहीं भाई, छोड़ के चलाया भाई। तुम एग्जाम में क्या करने गए थे, मुंह दिखाने गए थे, ठीक है। इस बंदे ने सारा सवाल छोड़ के आया, मुझे बड़ा गुस्सा आता है ये सब चीजों को देख के ना। दो वृत्त एक दूसरे को ना बिंदु सी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। आओ जरा हम दो वृत्तों का निर्माण करते हैं। एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त तुम्हारा ये हो गया। बाह्य रूप से हमने स्पर्श करवा दिया इसको, ये मानिए कि स्पर्श है, कटिंग पॉइंट नहीं है ये, ठीक है। इस पॉइंट का नाम देता है भैया सी। एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो बिंदु P और Q को वृत्तों पर स्पर्श करती है, ठीक है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये कह रहा है कि PQ। वृत्त की त्रिज्याएं 36 है, 16 है, तो PQ की लंबाई, अरे भैया ये तो फॉर्मूला है। PQ का जो लेंथ होता है वो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर। अगर ये सेंटर ऐसे मिला दूं मैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये अगर मैं मिला दूं तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 36 और प्लस 16 यानी कि 52। यानी ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि 52 का स्क्वायर, और माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि बन जाएगा 72, घटाओगे तो बन जाएगा 32 का अंडर रूट, ठीक है। आओ जरा निकालें, तो यहां से देखेंगे 16, 4 यहां भेज दो यानी कि 296, सॉरी 288, ठीक है। कुछ मिस्टेक कर रहा हूं क्या मैं, हाँ मिस्टेक कर रहा हूं। यहां मैं अगर 16 गुणा 2 लिखूं मैं इसको, ठीक है, 2 को यहां भेज दो यानी कि बन जाएगा 144, ठीक है। तो 144 का मतलब 12, 16 का मतलब 4 यानी कि 48 सेंटीमीटर, ये क्या है, इस PQ की लंबाई हो जाएगी। तो ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, ये इसमें बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है, फार्मूला बेस्ड सवाल है। एक निश्चित धनराशि पे आपसे कहा जा रहा है कि 9% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 162। तो मूलधन क्या है। अगर ये SI है तो 9 दूना 18%, अगर ये CI है चक्रवृद्धि ब्याज तो 9 दूना 18% तो होगा ही, प्लस 9 का 9% यानी कि 0.81%। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 0.81%। और यही 0.81% जो है इसका वैल्यू कितना दे रखा है सवाल में, 162। आपको निकालना है मूलधन यानी कि 100 से गुना कर दो। बोलिए बोलिए, इस पॉइंट को हटाया तो इंटू 100 हो गया, परसेंट से परसेंट खत्म, 81 गुना 2 कर लो, यानी कि सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। इस सवाल का तुम्हारा आंसर आपका हो जाएगा। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। यहाँ से अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर। स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 यानी कि 18, और माइनस कर दो 5, 18 माइनस 5 यानी कि 13। इस सवाल का तुम्हारा आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये स्विफ्ट पसंद आया होगा, ठीक है। 3-4 सवाल ही बढ़िया था, बाकी सारे सवाल इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रहा होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा फ़ायदा हो, सब्सक्राइब करेंगे तो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले।
मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।